नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए अभी हम लोग पॉलिटी आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिन आपकी क्लासेस रोक दी गई थी भाई, उधर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की एलपी सीबीटी 2 में काफ़ी चीज़ें बची हुई थी तो उनको कवर करवाना था। फाइनली सारी चीज़ें हो गई है। तो चलिए भाई, अब आपका जो है पॉलिटी और साथ के साथ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे बजट, बजट के बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए अब देखिए आपका आज, जब हम लोग आज की बात कर रहे होते हैं यानी कि पॉलिटी में स्पेशली अगर बात किया जाए, ठीक है, समझिएगा। तो आपका देखिए पॉलिटी सेक्शन और इधर आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर है। पॉलिटी में हम लोगों ने सारी चीज़ें खत्म कर दी है भाई। जैसे आपका एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का कंप्लीट हमने डिस्कशन किया है। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका का कंप्लीट डिस्कशन किया है। इसके बाद जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका का आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये हम लोगों ने केंद्र सरकार यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेटिव और यूनियन जुडिशियरी यानी कि संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका और संघ न्यायपालिका हम लोग खत्म कर रहे हैं आज। इसके बाद अब आपका पॉलिटी में हम लोग स्टेट, जो आपका पॉलिटी होगा उस पे अब हम लोग आ जाएंगे। जिस प्रकार से आपने केंद्र लेवल पे सारी चीजें देखा, उससे पहले आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 मतलब भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये सारे देखे भाई। और इस भाग 5 में यानी कि पार्ट 5 में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कशन की। तो अब इसके बाद आपका पॉलिटी में ऑलमोस्ट जो आपका लोड है वो खत्म हो जाएगा। खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप बहुत अच्छे समझ स्तर पे चीज़ों को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावे तो देखिए आपका ये पार्ट कंप्लीट है और आज आपका जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका भी खत्म करवा दिया जाएगा, ठीक है। चाहे जितनी भी लंबी क्लासेस चलेगी खत्म है। और बिंदास होकर दरोगा की जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा, बिहार दरोगा की, या रेलवे में आरपीएफ, एसआई या फिर कांस्टेबल की, इसके अलावा एनटीपीसी में बिहार एसएससी सीजल, जो काफ़ी अभी मोस्ट वेटेड स्टूडेंट्स इनका वेट कर रहे हैं, आराम से इतने में चीज़ों को ख़त्म करिए, आपके सवाल बनेंगे। और बहुत जल्द मैं आपको क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं यानी कि प्रैक्टिस सेशन आएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक, एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, इस प्रकार से हर एक चीज़ का मैं आपको प्रैक्टिस बहुत जल्द ही, थोड़ी सी मुझे इस पर पॉलिटी को फिनिश कर लेने दीजिए उसके बाद। और जो भी साथी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, आप हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए न्यायपालिका को स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका को स्टार्ट करने से पहले चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। यानी आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, जुडिशियरी। देखिए हर चीज़ आपका लिख दिया गया है, आपको कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फोकस करना है आपको समझने पे, ठीक है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको दे दी है भाई। एप्लीकेशन में नोट्स अपलोडेड है और अभी तक हर क्लास की नोट्स अपलोड कर दी गई है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके जुडिशियरी यानी कि हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका। देखिए जब जुडिशियरी की बात करते हैं ना तो इसमें 3 चीज़ आपके माइंड में आते हैं या 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की बात होती है यानी कि उच्च न्यायालय की बात होती है ना, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद एक होगा आपका हाई कोर्ट एंड देन इसके बाद आपका आता है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। देखिए इसकी आर्टिकल की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट जो आपका आर्टिकल हम लोग जो पढ़ेंगे, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक, क्लियर है। ये आपका पार्ट, कौन सा भाग चल रहा है अभी हम लोगों का बताइएगा, पार्ट 5 चल रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट हम लोग जब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, यानी कि स्टेट पॉलिटी, यानी कि कल से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हम लोग देखेंगे। यानी कि स्टेट में जब जुडिशियरी की बात करेंगे तो उसमें हम लोग हाई कोर्ट देखेंगे, आर्टिकल 214 से 232 तक, ठीक है। ये चलेगा आपका कौन सा भाग में, ये चलेगा आपका पार्ट 6 में। और देन आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जब बात होगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका जो स्टार्ट होगा आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक, ठीक है। ये भी आपका पार्ट 6 का ही भाग है। अब कुछ चीज़ों को समझिएगा, जैसे कि आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट है और ये जो हाई कोर्ट है, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हायर जुडिशियरी, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, हायर जुडिशियरी भी कहते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट। ध्यान से रखिएगा, ये सारे नाम भी आपके एग्जाम में इस्तेमाल हो सकते हैं। सब ऑर्डिनेट या फिर हिंदी में इसे हम कहेंगे अधीनस्थ
ठीक है, क्या कहेंगे, अधीनस्थ जुडिशियरी या अधीनस्थ न्यायपालिका। ठीक है, समझ में आया। यानी कि आप जब केंद्र में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग यानी कि केंद्र न्यायपालिका या फिर संघ न्यायपालिका या यूनियन जुडिशियरी की जब बात करेंगे तो हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 का ये भाग 5 का ये अंतर्गत आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट स्टार्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो हायर जुडिशरी के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये आपका सब ऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ जुडिशरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब मैं आपको फिगर बना के दिखला देता हूँ। जैसे ये आपका एक पिरामिड हो गया, पिरामिड में आपको इस प्रकार से 3 आपके ग्रुप में इसको बांटे जाएंगे। एक होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक है आपका हाई कोर्ट और एक है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है भाई, तो आपको दिल्ली में है ये। ठीक है, कितनी इसकी संख्या है, सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है। हाई कोर्ट अभी प्रेजेंट में कितना है, संख्या पूछा जाएगा तो 25 है। लेटेस्ट आप हमें कमेंट करके बताइएगा, लेटेस्ट जो अभी हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया किस स्टेट में, ये भी बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है ना, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है एवरी डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलता है। तो यहाँ से सवाल आपके बनेंगे, प्रेजेंट में अभी आपके हाई कोर्ट कितने हैं, तो संख्या कितनी है, 25 है। और लेटेस्ट जो बना ये आपका काम है, करंट अफेयर में आपको सर्च करके देखना है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है आपका, न्यू दिल्ली में है, 1 है भाई। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ आपको मिलेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आइए भाई, अब एक चीज़ तो आपको समझना होगा ना कि जब हम कोर्ट की बात करते हैं, न्यायपालिका की जब बात करते हैं तो वहाँ पे क्या बात आती है, केस होती है। ठीक है, यानी केस होती है। तो समझिए केस भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, केस भी कितने प्रकार के होंगे, तो केस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिविल केस। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से चीज़ों को भाई। एक होगा आपका सिविल केस और एक होगा आपका क्रिमिनल केस। ठीक है, एक आपका क्या होगा, एक होगा आपका क्रिमिनल केस। किसे आप क्रिमिनल केस कहेंगे और सिविल केस किसे आप कहते हैं, इसको भी समझिएगा। देखिए, सिविल केस के अंतर्गत जैसे अगर कोई भी डाइवोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी कोई भी याचिका मतलब फाइल करी जाएगी तो वो किसके तहत आएगी, तो सिविल केस के तहत आएगी। ठीक है, तो एक आपका इसका एग्जांपल हो गया, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर है, या फिर मैरिज रिलेटेड मैटर है, मनी रिलेटेड मैटर है, मैरिज रिलेटेड मैटर हो गया, या फिर मनी रिलेटेड मैटर हो गया, ये सारे आपके सिविल केस के अंदर आते। क्रिमिनल केस की जब बात की जाए तो जैसे कोई चोरी कर लिया होगा भाई, ठीक है, या कोई मर्डर किया हो, रेप किया हो, ये सारे मैटर जो है आपके क्रिमिनल केस के तहत आती है। ठीक है, हमने क्या क्या समझा सर, हमने सबसे पहले ये समझा कि जब हम बात कर रहे होते हैं जुडिशियरी की तो जुडिशियरी में क्या क्या होगा, एक आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हम हायर जुडिशियरी के नाम से भी जानते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम सबऑर्डिनेट या फिर अधीनस्थ न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 में है। हाई कोर्ट का आर्टिकल अगर पूछा जाए तो वो 214 से 232 है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्ट 6 में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर्टिकल 233 से 237 पार्ट 6 का ही भाग है ये। तो अब हमने इसमें आपको ये बताया था कि हाँ यहाँ पे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको सारे डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। हाई कोर्ट आपको अभी प्रेजेंट में संख्या इसकी कितनी है, 25 है हाई कोर्ट की संख्या है। लेटेस्ट कौन है ये आप अपना कमेंट करके हमें बताएं, करंट चेक करके बताइएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, साउथ में, ठीक है ना, साउथ में आपको है जो लेटेस्ट अभी स्टैब्लिशमेंट किया गया हाई कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट अभी कहाँ, सॉरी अभी बोल रहा हूँ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में है। संख्या कितनी, 1 है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो भी न्यायपालिका में जो भी केसेस आएंगे 2 प्रकार की केस होगी, यानी कोई भी केस आएगा तो उसको देखा जाएगा कि वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है। सिविल केस में मैंने आपको बताया जैसे मैरिज रिलेटेड कोई मैटर है, मनी रिलेटेड कोई मैटर है, डाइवोर्स रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है, तो ये सारे आपके सिविल केस के तहत आएंगे। अब कोई चोरी हो गया, आपका कोई मर्डर हो गया है, या फिर रेप से रिलेटेड मैटर, ये सभी कहाँ जाएंगे, आपके क्रिमिनल केस के तहत जाएंगे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है या नहीं, बताइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक करके। एक चीज और आपको याद रखना है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एपेक्स, ठीक है ना। एपेक्स क्यों कहते हैं भैया, हमको आपको समझाते हैं। एपेक्स जुडिशियरी भी कहते हैं, ठीक है, एपेक्स जुडिशियरी कोर्ट भी कहते हैं, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, शीर्ष न्यायिक कोर्ट, ठीक है, शीर्ष न्यायिक कोर्ट भी इसे हम कहते हैं।
ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट को और किस नाम से जानते हैं? एपेक्स जुडिशरी कोर्ट या फिर शीर्ष न्यायिक कोर्ट भी नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसीलिए, देखिए कोई भी केस आएगा सबसे पहले आपके कहाँ चले जाएंगे भाई? देखिए कोई भी केस आएगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर आपके कहाँ आएंगे? हाई कोर्ट में आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी फैसला देगा, ठीक है ना, वो कहाँ आए, उसको अपील आप कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। मान के चलते कि आपका कोई भी केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तरफ से आपको जो है क्या कर दिया गया भाई? फैसला दे दिया गया। मान के चलते हैं कि आप उस फैसले से सहमत नहीं है, तो आप उस फैसले को कहाँ चुनौती दे सकते हैं? हाई कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट का भी जो फैसला आया है अब आपके पक्ष में नहीं है या फिर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उस फैसले को कहाँ चुनौती दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट के फैसला को कहाँ आप इसका कहाँ अपील कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या है? आपका एपेक्स जुडिशियली कोर्ट भी है। मान के चलते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको अपराधी घोषित किया गया, लेकिन आप है नहीं, आपके पास ऐसे प्रूव है, एविडेंस है, तो आप हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी आपको अगर अपराधी घोषित कर दिया गया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या किया भाई? अपराध घोषित नहीं किया, और आप यहां से जो भी फैसला आएगा, ठीक है, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यानी कि एपेक्स में फाइनली जो आपका वहां से जो फैसला आया है वो सर्वोपरि होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एपेक्स जुडिशरी कोर्ट या फिर शीर्ष न्यायिक कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सुप्रीम, यहां पर आपने क्या देखा? जो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। और ये हाई कोर्ट क्या कर सकता है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसने जो भी डिसीजन दिया है, इस डिसीजन को हाई कोर्ट क्या करेगा? रिव्यू करके उसको चेंज कर सकती है। हाई कोर्ट का कोई भी फैसला आया, उसके फैसला को सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती है। तो फुल पावर कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए इसे हम क्या नाम से जानते हैं? एपेक्स जुडिशरी कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये एक इंडिपेंडेंट, दोनों एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये दोनों जो है आपका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये क्या होता है? आपका डिपेंडेंट बॉडी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक डिपेंडेंट बॉडी होता है। यहां तक चीजें क्लियर है भाई? अब देखिए, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, चाहे आप हाई कोर्ट की बात कर लें, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर लें, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन होंगे। दो फंक्शन होने का मतलब ये, एक तो यहाँ पे कार्य का मतलब बात यहाँ पे हो रही है। दो फंक्शन मतलब कि दो कार्य होंगे। एक होगा न्यायिक कार्य, यानी कि अगर कोई भी केस आया हुआ होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाएगा? न्याय दिया जाएगा, यानी कि जुडिशियरी फंक्शन होगा एक, ठीक है, जुडिशियरी फंक्शन होगा। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा। एक क्या होगा आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव। एक क्या होता है आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, यानी कि प्रशासनिक कार्य होता है। क्या होता है? प्रशासनिक कार्य होता है। जुडिशियरी फंक्शन मतलब आपने समझ लिया कि भाई कोई भी केस आए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो उसको क्या करेगा भाई? उसको रिव्यू करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, उस पर डिस्कशन चलेगी और जो भी फैसला होगा वो देंगे। प्रशासनिक कार्य कहने का मतलब क्या है? कि जो भी प्रशासनिक कार्य होगा, ठीक है, जो भी प्रशासनिक कार्य के तहत क्या क्या कार्य है पहले उसको समझ लीजिए। जैसे चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, उस कोर्ट में जितनी भी रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है, वो सारा वही कोर्ट करेगा, ठीक है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आ रही है कोई वैकेंसी, तो सुप्रीम कोर्ट की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हाई कोर्ट की अपनी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। क्लर्क की भर्ती कराना हो, टाइपिस्ट की भर्ती कराना हो, चपरासी की भर्ती कराना है, उनके लिए कितना बजट होगा, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। तो ये वही कोर्ट क्या करता है? डिसाइड करता है। यहां तक समझ में आया चीजें कि नहीं, ये बताइएगा। तो ये आपका क्या हो गया? प्रशासनिक कार्य हो गया, और ये आपका जुडिशियरी फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट जो भी जुडिशियरी फंक्शन कर रहा है, या जो भी न्याय प्रक्रिया में जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। लेकिन अगर बात कर ले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई भी जुडिशियरी फंक्शन या कोई भी कार्य किया है, तो भाई इसके कोई भी फैसले पे क्या कर सकता है? हाई कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकता है। और हाई कोर्ट इसके प्रशासनिक कार्य में भी इंटरफेयर कर सकता है। किसके? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई भी बहाली निकाली है, मान लेते हैं क्लर्क की, तो अब ये डिपेंड, चाहे तो हाई कोर्ट उस बहाली को क्या कर सकता है भाई? कैंसिल भी कर सकता है, या उसमें कोई संशोधन करना चाहे तो हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ भी ऐसी प्रशासनिक कार्य हो रही है तो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होकर कार्य करेगी। सेम उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंट होकर कार्य करती है, चाहे वो आपका जुडिशियरी फंक्शन हो, चाहे आपका प्रशासनिक कार्य हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर बात होगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है? एक आपकी डिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। तो चाहे आपका जुडिशियरी मामला हो या फिर प्रशासनिक मामला हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसमें आपका हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है।
समझ में आ गया प्रशासनिक कार्य क्या है, जुडिशरी फंक्शन क्या है, ये सभी आपको समझ में आ गया। चलिए यहां तक चीजों को समाप्त करते हैं। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो केंद्र में जब बात होगी यानी कि यूनियन यानी कि संघीय न्यायपालिका की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। राज्य में हाई कोर्ट है, टोटल 25 हाई कोर्ट है। कहाँ गया भाई, टोटल कितने हाई कोर्ट मिलेंगे आपको, टोटल 25 हाई कोर्ट मिलेंगे। ठीक है, कितने संख्या 25 हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आपके दिल्ली एक संख्या है। प्रेजेंट में आपको बताना है कहाँ लेटेस्ट जो हाई कोर्ट स्टैब्लिशमेंट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल से रिलेटेड अगर सवाल बनेगा तो 124 से 147 है, पार्ट 5 में है, पार्ट 5 से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट। पार्ट 6 से आपका हाई कोर्ट संबंधित है, आर्टिकल 214 से 232। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये एक डिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, तो इसे हम सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के नाम से भी जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हम लोग हायर जुडिशरी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका पार्ट 6 से संबंधित है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद मैंने बताया था कि 2 प्रकार के केस होते हैं, एक होगा आपका सिविल केस और एक होगा आपका क्रिमिनल केस। सिविल केस कहने का मतलब क्या है, जो भी मैटर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड मैटर हो गया या फिर आपका डाइवोर्स, कोई भी इस तरह के कोई भी मैटर है तो वो सारे सिविल केस के तहत आपको लिया जाएगा। ठीक है, फाइलिंग किया जाएगा। और क्रिमिनल केस में चोरी किया गया, मर्डर किया गया है, किसी को मार दिया गया है या फिर रेप कर दिया गया, ये सारे केसेस क्रिमिनल केस कहलाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आए भाई। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो इनके कार्य होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट, इनके 2 फंक्शन होते हैं। एक होता है न्यायिक कार्य, जुडिशरी फंक्शन, यानी कोई भी याचिका उसमें आपका कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो उस पर न्याय करना है। ठीक है, सही तरह से उस पर डिस्कशन करनी है, वो सारे एविडेंस मंगवानी है, वो कार्य हो गया आपका कोर्ट का, जिसे हम कहते हैं जुडिशियरी फंक्शन। और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि वहां पे जो भी बहाली निकालनी होगी। लेकिन यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट होकर जुडिशियरी फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कार्य करती है। लेकिन जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, चाहे जुडिशियरी फंक्शन हो, न्यायिक मामला हो या फिर प्रशासनिक मामला हो, इनके जुडिशियली और प्रशासनिक कार्य में आपका हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, मैंने अभी बताया, एक डिपेंडेंट बॉडी है। चलिए यहां तक चीजें समाप्त है भाई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को देखते हुए, समझते हुए, हर एक चीज को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ फैक्ट है भाई, एक फैक्ट, अच्छा चलिए फैक्ट में भी आ जाएंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है ना, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन जुडिशरी यानी कि संघ न्यायपालिका, तो संघ यानी कि केंद्र, तो केंद्र में मैं क्या कौन सी कोर्ट के बारे में बात करूंगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो संघ की न्यायपालिका किससे चलती है भाई, संघ की न्यायपालिका, केंद्र की न्यायपालिका किससे चलती है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से चलती है। कोई दिक्कत नहीं सर। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात किया जाए, आर्टिकल 124 से 147 मैंने बता रखा है। सबसे पहला आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 124 क्या बोलता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बना होगा। आर्टिकल 124 क्या कहता है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि चीफ जस्टिस होंगे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, चीफ जस्टिस। देखिएगा, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच विल कंप्राइज ऑफ चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जस्टिस एंड अदर जज। एक हमारे भारत में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है भाई, हमने ये बताया अभी आपको कि एक क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि इस सर्वोच्च न्यायालय में क्या होंगे भाई, एक तो क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे, और इसके अलावे क्या होंगे, अदर जजेस भी होंगे। इसकी संख्या क्या है, तो अभी प्रेजेंट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और कुल 33 ऐसे अदर जजेस होंगे, यानी कि टोटल कितने जज होंगे अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में, तो 34। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई यहां से। इसके बाद आपको ये लिखा गया है कि एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है, अभी मैंने आपको बताया एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आप ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट का, ये सब करंट अफेयर का पार्ट है। और 33 अन्य न्यायाधीश है, तो कुल कितने जजेस हो गए, 1 + 33 यानी कि 34 वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में क्या है, न्यायाधीश है, जजेस है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, और बाकी 33 क्या है, अदर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए अब यहां से कुछ फैक्ट है, कुछ हिस्ट्री का पार्ट है जो याद होना चाहिए आपको। देखिए भारत के सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। 1774 में कलकत्ता में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है,
ये कलकत्ता तक ही सीमित थी, लेकिन 1935 का जो एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम एक्ट आया था, इस भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में, ध्यान से समझना है, सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, कहां से ट्रांसफर कर दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली। तो ये सब सवाल पूछेगा कि सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कब, कौन से एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कब हुई थी, 1774 में, जिसकी हेडक्वार्टर कहां होगी, कलकत्ता तक। फिर आपका 1935 का जो एक्ट आया, इस एक्ट के तहत जो आपका कलकत्ता है इसको शिफ्ट करके कहां कर दिया गया, 1937 में कलकत्ता से इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली। और एक फेडरल कोर्ट यानी कि संघ न्यायपालिका की स्थापना की। तो याद रखिएगा, फेडरल कोर्ट, संघ न्यायपालिका जो आप सुन रहे हैं ना, तो जब आपका हमारा संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को, यही फेडरल कोर्ट यानी कि यही संघ न्यायपालिका को हमने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन जब संविधान लागू हो गया तो फेडरल कोर्ट को ही चेंज करके क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। 1950 में फेडरल कोर्ट से क्या बन गया, सुप्रीम कोर्ट बन गया। समझ में आया सारी बातें, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपके क्या क्या सवाल बनेंगे। ठीक है, यहाँ से एकदम डेफिनेटली है कि आपके सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, टोटल कुल जजों की संख्या 34 है, जिसमें एक क्या होगा भाई आपका, एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। यहां तक चीजें क्लियर है, जैसे कि ये हो गया एक चीफ जस्टिस हो गया और 33 अदर चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ठीक, फिर यहां पे मैंने आपको यह बताया कि जो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। और कहाँ यह हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। फिर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, उस एक्ट के तहत 1937 में सुप्रीम कोर्ट को क्या किया, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। और एक क्या किया गया, फेडरल कोर्ट यानी कि संघ न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। ठीक, और जब संविधान लागू हुआ तो यही फेडरल कोर्ट क्या बन गया, आपका सुप्रीम कोर्ट बन गया। यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये फेडरल कोर्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इतिहास है सुप्रीम कोर्ट का, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपको। चलिए, आर्टिकल 124 क्या बोलता है, देयर शैल बी, क्या है, एक प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। देखिए, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच विल बी कंप्राइज ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। चलिए, आर्टिकल 124 का 2 यानी कि आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के बारे यहाँ बताया गया है आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 में। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है किस आर्टिकल में मेंशन है, तो याद रखेगा आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 में। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, अपॉइंटेड बाय, नॉट इसकी भाई यहाँ पे कोई ये नहीं होती है भाई, इसकी चुनाव नहीं होती। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये चयनित नहीं होते, इनके लिए वर्ड चयनित ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश यानी कि टोटल 34 जो न्यायाधीश हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, 34 जज है, 34 जज में आपका एक क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस को जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, किसकी सलाह पे, विथ एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये आपको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में मैंने पूरा डिटेल क्लास प्रीवियस क्लास में करवाया भाई। ठीक है, तो यहां से ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 34 जज हैं, ठीक है, इसको अपॉइंट कौन करता है भाई, इसको अपॉइंट करता है आपके प्रेसिडेंट करता है। 34 में आपको पता है क्या है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बाकी रेस्ट 33 अदर जज है। ठीक, अदर क्या है, आपके जज है। तो इसमें जो एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, इनकी जो नियुक्ति करवाएंगे भाई, कौन कराते हैं, अपॉइंटमेंट जो कराएंगे प्रेसिडेंट कराएंगे, किसकी सलाह पे, विथ एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन बाकी देखिए यहाँ हिंदी में लिखा गया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। एंड अदर जज जो है, यानी कि जो रेस्ट 33 जो अदर जज जो बच गए हैं, इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसके एडवाइस में, याद रखेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस में। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे राष्ट्रपति को, इनको क्या किया जाए भाई, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इसमें इनको बनाया जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, पहली बात ये कि चीफ जस्टिस को जो अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, किसकी सलाह पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के सलाह पे। ठीक है, बाकी रेस्ट जो अदर जज हैं इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे, याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर की जाती है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई भाई, बताइएगा। चलिए यहां पे समझ में आ गई। यहां पे हमने क्या समझा, देखिए सब याद करते चलिए, हर एक आर्टिकल आपको याद होते चलना होना चाहिए। आर्टिकल 124 यहां पे अब हम लोग स्पेस ले रहे हैं और हर आर्टिकल को यहां मेंशन करते चलेंगे ताकि चीजें हमारे रिवाइज भी होते चलेगी साथ के साथ। ठीक है, ये आपको यहां तक सारी चीजें समझा दी गई भाई। चलिए हमने अभी सबसे पहला आर्टिकल क्या देखा भाई, हमने सबसे पहला आर्टिकल नंबर क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 124। इसमें क्या कहा गया भाई कि भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें क्या होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 33 अदर जजेस होंगे। यही आपने अभी पढ़ा भाई। ठीक है सर, इसके बाद आपने क्या पढ़ा, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1। चलिए इसके बाद यहाँ पे आते हैं, अच्छा सॉरी, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 आपने देखा, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट है भाई, यहाँ पे फैक्ट को भी याद करते चलेंगे हम लोग। फैक्ट में क्या देखा हमने, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत 1774 में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पे, कलकत्ता पे की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया, इस एक्ट के तहत 1937 में इस सुप्रीम कोर्ट का जो है कलकत्ता से इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किसका स्थापना किया गया था, फेडरल कोर्ट का स्थापना किया था। और संविधान लागू होने के बाद यानी कि 1950 में इसी फेडरल कोर्ट को क्या बना दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। इसके बाद हमने आर्टिकल देखा, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2। इसमें हमने क्या देखा भाई, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 में ये देखा कि जो आर्टिकल 124 कह रहा है आपको, आर्टिकल 124 आपको क्या कह रहा था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 33 जो अदर जजेस होंगे। ठीक है, जो अदर जजेस होंगे इनकी जो है भाई नियुक्ति। ठीक है, तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, यहां पे बात की गई है जजेस की अपॉइंटमेंट की बात की गई है। ठीक है, जजेस की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है एक बात ये कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और रेस्ट 33 जो अदर जज हैं, ठीक है, जो 33 अदर जज है, इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। किसके एडवाइस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस में। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। और इनको भी अपॉइंट कौन करेगा, तो आपका प्रेसिडेंट करेगा। किसके एडवाइस में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस में। यहां तक समझ में आ गया। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, जजेस की नियुक्ति कर दी गई है। अब कौन जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें आपका बात किया जाए तो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 3 में ये बातें लिखी गई है। एलिजिबिलिटी फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, पहला तो ये होना चाहिए कि आप भारत के क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, मतलब ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, हिज एज जो है शुड बी लेस देन 65 ईयर, यानी कि कम से कम जो एज कितना होना, मतलब सॉरी 65 साल तक ही आप क्या बन सकते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तीसरा जो है मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए हाई कोर्ट जज। ठीक, या फिर यहां पे ध्यान रखना है एक वर्ड इस्तेमाल किया गया और, ठीक है, यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया और, मिनिमम 10 ईयर प्रैक्टिस एज इन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। या तो आप 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हुए हो या फिर कम से कम 10 साल तक आप प्रैक्टिस किए हैं हाई कोर्ट में, तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, आप सिटीजन होने चाहिए, 65 ईयर्स शुड बी लेस देन, यानी 65 ईयर से कम होना चाहिए एज, और 5 साल या तो आप जज रहे होंगे कहाँ पे, हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल कम से कम आपने प्रैक्टिस किया होगा हाई कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे वही हिंदी में लिखा गया हुआ, न्यूनतम 5 वर्ष उच्च न्यायालय का जज रहा हो या उसने 10 वर्ष न्यूनतम उच्च न्यायालय में वकालत की हो। क्लियर भाई। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 125। तो यहाँ पे आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 3 में यहाँ पे हम लोग मेंशन करते चलेंगे, हर एक एक चीज को रिवीजन करते चले भाई। आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 3 में क्या लिखा गया है भाई, एलिजिबिलिटी की बात की गई है ना, किसकी बात की गई है, एलिजिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज की, एलिजिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं आर्टिकल 125। अब कितनी सैलरी उनको मिलेगी, ठीक है, सैलरी और अलाउंसेस यानी कि जो भी वेतन है, जो भत्ते हैं सुप्रीम कोर्ट जज की, तो ये आपका मेंशन किया गया है आर्टिकल 125 में। लिखा गया है कि ये इनकी जो भी सैलरी या फिर जो भी अलाउंसेस है, ये मेंशन किया गया है शेड्यूल 2 में। ठीक है,
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसूची 2 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते हैं। यानी अनुसूची 2 याद करिए, मैंने बताया भी था वहां पे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चाहे अदर जो जजेस हैं, उनको जो भी सैलरी मिलेगी या जो भी भत्ते मिलेगी वो जिक्र कहाँ किया गया है, शेड्यूल 2 में किया गया। चलिए, देयर सैलरी एंड अलाउंसेस आर पेड बाय कॉन्सोलिडेटेड। अच्छा, एक बात और याद रखना है, देखिए 2 प्रकार के फंड होते हैं, एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो यही तो भाई जो भारत सरकार बजट बनाती है, ठीक है, समझिएगा, भारत सरकार जो बजट बनाती है, अभी अगर आप झारखंड सरकार की बात कर ले तो झारखंड सरकार की बजट कितनी है, 1,45,400 करोड़ रुपए, ठीक है। तो भाई ये जो इनकम आया है ये कहाँ, अच्छा तो ये जो पैसा जो इन्होंने बजट बनाई, ये पैसा कहाँ से आएगा, इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार निकालती है, ठीक है, पैसा 1,45,400 करोड़, और इसको बाद में फिर यहाँ खर्च करना है, उस बजट में सारी चीजें बताई जाती है। हमने वीडियो कर रखा है झारखंड के कंप्लीट बजट के, तो उसे देखिएगा, और उसके एमसीक्यू भी मैंने 50 एमसीक्यू करवा रखे, उसे भी आप देखेंगे, ठीक है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो इनको सैलरी मिलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर अदर जजेस को, वो कहाँ से मिलेगा, ये सब पूछा गया सवाल है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, याद रखना है। आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, यानी कि एक बार जब ये अपॉइंट हो जाएंगे तो कोई भी कारणवश इनकी सैलरी में, ठीक है, रिडक्शन नहीं किया जाएगा। इनके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि से दी जाती है, ठीक है, और नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन एवं भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती, ये बात को भी ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गया आर्टिकल 125 में। आर्टिकल 125 में क्या लिखा गया, सैलरी की बात की गई है। आर्टिकल 125 में क्या बात की गई है भाई, आर्टिकल 125, ठीक है ना, आर्टिकल 125 में क्या बात की गई है, सैलरी, ठीक है ना, क्या बात की गई है, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की गई, किसकी, जजेस की, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की गई है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 25 के बाद आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में क्या लिखा गया समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए क्या लिखा गया, पहले समझिए। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसका मतलब क्या है, और भी चीजों को पहले पढ़ लेते हैं। इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल होल्ड हिज ड्यूटी। इसका मतलब क्या है हिंदी में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसका कार्यभार संभालेगा। देखिए आर्टिकल 126 आपसे क्या कह रहा है, इसको समझिए। जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का, आपको क्या पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और रेस्ट 33 आपके अदर जज होंगे, ठीक है। किसी भी कारणवश अगर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस हो गए, ठीक है, तो इनके जगह में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। वही बात यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, आर्टिकल 126 में मेंशन है। और ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया जाएगा, उनको बनाया जाएगा जो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, विल होल्ड हिज ड्यूटी, उनको ही बनाया जाएगा। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको ही कार्यभार संभालेगा चीफ जस्टिस, यानी कि जो सबसे एजेड होंगे, काफी ज्यादा सीनियर होंगे, एक्सपीरियंस है उनके पास, इसीलिए उनको ही बनाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं भाई, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हुई थी, कई ऐसे गवर्नमेंट आए जो हस्तक्षेप किए भी न्यायपालिका में, तो उतना आपको डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां समझ में आ गया, क्या समझ में आया सर, हमें यह समझ में आया कि आर्टिकल 126 क्या कहता है। आर्टिकल 126 ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी कारणवश अगर अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उस केस में कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनको ही बनाया जाएगा। A Supreme Court judge will submit his resignation to the president of India। देखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये भी बात आपको याद रखना, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। आर्टिकल 126 अगर आपसे पूछ लिया जाए, आर्टिकल 126 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आप बता पाएंगे, आर्टिकल 126, ठीक है। आर्टिकल 126 क्या कह रहा था आपको, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आर्टिकल 127 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 127 इसको समझिएगा, ठीक है। एडॉक जज के बारे यहाँ पे बात की गई है।
क्या लिखा गया है आर्टिकल 127 में, पहले पढ़ लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। इसका मतलब क्या है समझिएगा। देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका दाखिला की गई है सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी केस, ठीक है, तो उस केस की सुनवाई के लिए, ठीक है ना, उस कोर्ट में कोई भी केस को अगर याचिका उसकी दाखिला की गई है, तो उस केस की सुनवाई के लिए, भाई याद रखिएगा, उस मामले की सुनवाई के लिए उसका एक कोरम होता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, अपना एक कोरम होता है। कोरम कहने का मतलब क्या है कि कम से कम उस केस की सुनवाई के लिए कम से कम 3 जजेस चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 3 जजेस की बेंच होगी। ध्यान से सुनना, हमने ये कहा कि कोई भी केस जैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उस केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपना एक कोरम होता है। कोरम कहने का मतलब ये है कि कम से कम कोई भी केस है तो उसके लिए कम से कम जो 3 जज की क्या बनेगी, एक बेंच बनेगी, ठीक है, बनानी होती है। और अगर 3 जज नहीं है तो इस केस में यही आपका आर्टिकल 127 कहता है, क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है भाई, ठीक है ना, आर्टिकल 127 के तहत, ठीक है, अगर कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसमें कम से कम 3 जज की बेंच बनेगी, यही सुप्रीम कोर्ट का कोरम है। और अगर नहीं है भाई तो इस केस में राष्ट्रपति ने क्या, अच्छा अगर नहीं है, 3 जजेस अगर नहीं होगी तो उस केस में क्या किया जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, यानी कि जो जो आपके उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कहते हैं हम लोग एडॉक जज, ठीक है, एडॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है और उस केस की अगर सुनवाई करनी है तो कम से कम उस एक बेंच की जो जज होगी, कितने जजों की बेंच होगी, 3 जजेस की बेंच होगी, यही होता है सुप्रीम कोर्ट का कोरम। और अगर अगर आर्टिकल 127 ये कहता है कि अगर किसी भी मामले की सुनवाई हो रही है और अगर कोरम फुलफिल नहीं है, यानी कि 3 जजेस की बेंच नहीं बन पा रही है, तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, इनके पास पावर होती है कि हाई कोर्ट के कोई भी जज को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट के कोई भी जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करने के लिए, और इन नियुक्ति इनकी कितने साल तक की होगी, मैक्सिमम 2 साल की होगी, ठीक है। यानी क्या हुआ भाई, मान के चलते कि हमारे पास 3 जज की कमी है, ठीक है, इस केस की सुनवाई के लिए, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू अपॉइंट हाई कोर्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है कि हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने की। और कितने साल तक ये रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन करके, तो 2 साल। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं कहलाते हैं, इनको कहा जाता है एडॉक जज, ठीक है, ध्यान रखना ये वर्ड एडॉक जज कहा जाता है। लेकिन जितनी भी फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है वो सारी फैसिलिटी इनको मिलेगी जब तक ये इस सुप्रीम कोर्ट में जज एज ए एडॉक जज बन के रहेंगे। समझ में आया? तो यही आपका आर्टिकल 127 कह रहा है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट, ये समझ में आया? ये देखिए चीजें समझ में नहीं आती, बस रट लेते हैं। एडॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी केस की सुनवाई चल रही है तो मिनिमम 3 जजेस की तो बेंच होनी ही चाहिए, ठीक है। और ये कोरम होता है सुप्रीम कोर्ट के। अगर ये कोरम फुलफिल नहीं है तो आर्टिकल 127 में प्रावधान है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनके पास पावर है, हैव द पावर टू अपॉइंट हाई कोर्ट, यानी कि इनके पास पावर है कि हाई कोर्ट के किसी भी जज को, मोस्टली सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं हाई कोर्ट को, उनको ही क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं। और ये किनके परमिशन इनको लेनी पड़ती है, तो राष्ट्रपति की परमिशन, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति के परमिशन पे, ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमति से क्या करते हैं भाई, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करती है। कितने साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए। इनको क्या कहा जाएगा, एडॉक जज कहा जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 128, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 128 में क्या लिखा गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिटायर्ड जज इन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए आर्टिकल 128 क्या कह रहा है, इसको भी समझिए। आर्टिकल 128 जो कह रहा है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे, ठीक है, तो किसी भी रिटायर्ड जज को, ठीक, किसी भी रिटायर्ड जज को क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है भाई, कुछ समय के लिए, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कार्य करने के लिए, ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप यहाँ आके कार्य करें। आर्टिकल 128 क्या कह रहा है, आर्टिकल 128 कह रहा है, आर्टिकल 120 में ऐसा प्रावधान है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चाहे तो
कोई भी रिटायर्ड जो जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में कुछ नियमित समय के लिए कार्य करने के लिए भाई उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ नियमित समय के लिए, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कुछ नियमित समय के लिए ही उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है। और जब तक ये कार्य करेंगे उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी जो सुप्रीम कोर्ट की जज को मिलते हैं। लेकिन इनको ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कहलाएंगे, ये भी एडॉक जज ही कहलाते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 128 में प्रावधान है भाई। अब देखिए 127 और 128 में क्या डिफरेंस है इसको समझिए। आर्टिकल 127 में यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो क्वोरम है, 3 जज की जो बेंच बनेगी किसी भी केस की सुनवाई के लिए, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो इस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के अनुमति से जो हाई कोर्ट के जो जज है उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 128 में ये स्वेच्छा से, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे, कुछ काफ़ी कार्य पेंडिंग है या फिर कुछ ऐसा मामले आ गए हैं, तो वो चाहे तो जो रिटायर्ड जज जो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं उस विषय से रिलेटेड जो भी केस आए हैं, तो उनको कुछ नियमित समय के लिए भाई उनको उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है कार्य करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हो कहलाएंगे, वो एडॉक जज ही कहलाएंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 129 क्या कहता है इसको समझिएगा। देखिए मेनली बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझते नहीं है। एडॉक जज का मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट जो एक रिटायर्ड जज का क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, इसको समझिएगा। आर्टिकल 129 क्या है, सुप्रीम, ये भी लोग समझते नहीं, याद कर लेते क्या है, इसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल हाई कोर्ट टू फॉलो इट्स डिसीजन। देखिए सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है और सभी उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का पालन करे। मतलब आर्टिकल 129 में यह प्रावधान दिया गया है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या है समझिएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब एक अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यह है जितने भी निचले कोर्ट हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से निचला जो कोर्ट है आपका हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है। तो जितने भी निचले कोर्ट हैं उनको अपने अपर कोर्ट के डिसीजन को एज ए रिकॉर्ड मानकर अपना डिसीजन देना होगा। आर्टिकल 129 समझ में आया। आर्टिकल 129 में ये कहा गया है कि जितने भी निचले कोर्ट हैं भाई, ठीक है, जितने भी निचले कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, वो हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उनको अपने अपर कोर्ट के डिसीजन को, जैसे कि मान के चलते हैं ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो ये क्या हो गया, सबसे अपर कोर्ट हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अपर कोर्ट हो गया। और यहाँ इसके नीचे क्या हो गया आपका हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो ये जो आपका लोअर कोर्ट, इनको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, निचला कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट। जितने भी लोअर कोर्ट है इन सभी लोअर कोर्ट को अपने अपर कोर्ट यानी इनका जो भी डिसीजन है इनको क्या करना, एक रिकॉर्ड मान के, ठीक है, इन अपर कोर्ट का जो भी डिसीजन है उसको एक रिकॉर्ड मान करके क्या करना है, डिसीजन इनको देना होगा, ठीक है। यहां तक चलिए। अब ये भाई एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का पावर है ये, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। अभी हम लोग आएंगे पावर पे भी डिस्कशन करेंगे, तो इस आर्टिकल 129 का जिक्र किया जाएगा आगे भी। आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 क्या है, देखिए ये है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है। अब ये क्या है इसका मतलब समझिएगा, जैसे इसको ध्यान से समझिएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है इसको समझिए ध्यान से। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि एक बार से जो आपने डिसीजन दे दिया है, जैसे मान के चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उन कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कुछ फैक्चुअल डाटा यहाँ पे मिसिंग हुआ है, या जो भी प्रोसेसिंग की गई है वो प्रोसेसिंग में कुछ गलती है, मतलब या फिर कोई भी एविडेंस है उसमें कुछ मतलब की गलतियां हैं, कुछ भी उनको अगर ऐसा लगता है, ठीक है, तो वो पूरा सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, इस डिसीजन को क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू करके फिर से एक नया डिसीजन देने का ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। समझ में आया। जैसे बड़ी बेंच, आपने सुना होगा कि बड़ी बेंच छोटी बेंच के डिसीजन को चेंज कर सकता है। मान के चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, यहाँ पे 3 जजेस की बेंच बनी थी, ठीक है। अब क्या किया गया, 3 जजेस की जो बेंच बनी है इनको लगा कि कुछ, मतलब ऐसा लगा कि कुछ फैक्चुअल मिसिंग, देखिए हो सकता है इनके पास ये पावर है, कुछ भी फैक्चुअल मिसिंग है, इस प्रोसेस में कुछ आपका एरर है, जो प्रोसेस हुआ है इस केस में वो कुछ गलतियां हैं, तो इसको रिव्यू किया जा सकता है। और यह रिव्यू अगर मान लेते हैं 5 जजेस की बेंच की गई है, तो अब 5 जजेस की जो बेंच बनेगी, इससे ज़्यादा जज की ही बेंच बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका जो भी फैसला होगा, ठीक है,
इसने जो भी फैसला दिया, मान के चलते इसने अपराध घोषित कर दिया कि ये अपराधी है, लेकिन इन्होंने फाइनली जो रिपोर्ट दी है, 5 जजेस की जो बेंच बनी है, इन्होंने कहा कि ये अपराधी नहीं है, तो इनकी बातें ही या फिर इनका ही डिसीजन फाइनल होगा। मतलब छोटी जज की जो बेंच का जो फैसला आया है, इसके फैसला को बड़ी जज की बेंच जो है उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। यही कहलाता है भाई जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी जजमेंट को क्या करना, दोबारा रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, कि कोई भी एक ठोस कारण आपको लेकिन एक बताना होगा कि इस कारण कोई एक ऐसा रीजन है जिस कारण हम क्या कर रहे हैं, इस डिसीजन को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, जजमेंट जो भी जजमेंट दे देगी कोर्ट, उसको रिव्यू करने का पावर होता है। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मतलब समझ में आया, न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 127 के में यह प्रावधान है। आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट के पास पूर्ण न्याय की शक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, किसी मुद्दे मामले पर पूर्ण न्याय लेने का अधिकार रखता है और पूर्ण न्याय के तहत सरकार को भी आदेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 142 समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास पूर्ण न्याय की शक्ति होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी मुद्दे मामले पर पूर्ण न्याय लेने का अधिकार रखता है और पूर्ण न्याय के तहत सरकार को भी आदेश जारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सरकार को भी। जैसे आपने सुना होगा अयोध्या का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और सरकार को एक आदेश जारी की भाई कि आप 3 महीने के अंदर अंदर एक ट्रस्ट बनाइए ताकि राम जन्मभूमि को स्थापित किया जा सके अयोध्या में। तो ये सरकार को भी आदेश जारी कर सकती है आर्टिकल 142 के तहत। चलिए, आर्टिकल 139 का सब क्लॉज ये क्या कहता है आपका, कि पावर टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 139 सब क्लॉज ए में लिखा गया है। आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट, देखिए आर्टिकल 143 में क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, एडवाइजरी पावर यानी कि परामर्श शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकती है, जैसे राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकती है किसी भी लीगल मैटर पे। कोई भी विधि अगर मैटर है तो उस लीगल मैटर पे जो आपके राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकती है, उनसे एडवाइस भी ले सकती है। और इस एडवाइस को प्रेसिडेंट चाहे तो माने या नहीं माने, कोई ऐसा नहीं है मैंडेटरी की, या फिर उनके पास फोर्स नहीं होता है कि जो उन्होंने भाई परामर्श दिया है या जो भी एडवाइस दिए हैं चीफ जस्टिस ने, उसको राष्ट्रपति मानेंगे। उनके ऊपर है, उनकी स्वेच्छा के ऊपर, वो मान भी सकते हैं। तो ये आपका भाई याद रखना है, प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है प्रेसिडेंट को भी सलाह देने की। आर्टिकल 143 में ये प्रावधान है। बट वो प्रावधान को या फिर उस एडवाइजरी जो भी जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको राष्ट्रपति चाहे तो माने या ना माने, ये उनकी स्वेच्छा होगी। अब देखिए कुछ पावर है जो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं अधिकारिता। आर्टिकल 138 में संसद को अधिकार है, ध्यान रखिएगा, संसद यानी कि सरकार को अधिकार है कि वो कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में एवं अधिकारिता में विस्तार कर सकती है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसे कम नहीं किया जा सकता। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संसद के द्वारा या फिर किस आर्टिकल में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा, आर्टिकल 138, लेकिन उनके पावर को घटाया नहीं जा सकता। एक हम कौन कौन से 5 पावर देखेंगे। एक है ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी कि प्रारंभिक अधिकारिता, जो मेंशन है आपका आर्टिकल 131 में। मतलब यह है कि इसमें कुछ केसेस की सुनवाई सीधी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कुछ ऐसे केस हैं जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस पावर को हम लोग कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी कि प्रारंभिक अधिकारिता। कौन कौन से है भाई, ये सारे फ्लोइंग केसेस हैं जिसकी सुनवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट में होगी। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 एंड मोर स्टेट। सेकंड, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर, अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद है तो वो कहाँ चलेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट में चलेगा वो विवाद। केस रिलेटेड टू वायलेशन, अगर फंडामेंटल मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ है तो ये सीधा आपके सुप्रीम कोर्ट में आप उसको फाइल कर सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट रिलेटेड है इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो इसको भी सीधा इसका आप कहाँ कर सकते हैं, फाइल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में होगी। नेक्स्ट, अपीलिएट जुरिडिक्शन यानी कि अपीलीय अधिकारिता, यानी कि किसी भी मामले के अपर कोर्ट में अपील करना ही अपीलीय अधिकारिता है। देखिए 4 प्रकार के ये ऐसे अपीलीय, मतलब क्या है समझिए, किसी भी मामले के अपर कोर्ट में, किसी भी मामले में, ठीक है, कोई भी मामला के अपर कोर्ट में अपील करना ही अपीलीय अधिकारिता है। 4 प्रकार के ये अपीलीय आपके जुरिडिक्शन होते हैं। जैसे कि पहला कि अपील ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, आर्टिकल 132 में है ये,
संवैधानिक मामलों में अगर कोई अपील करना है तो आर्टिकल ये किया जा सकता है। दूसरा किस मामले में, अपील ऑन सिविल केस, कोई भी सिविल मामला है तो इसमें अपील करने का पावर है, आर्टिकल 133 में ये मेंशन है। अपील ऑन क्रिमिनल केस, कोई भी आपराधिक मामले में अपील है तो आप ऊपर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। यहाँ पे वही लिखा गया, किसी मामले के अपर कोर्ट में अपील करना ही अपील अधिकारिता है। मतलब कि हाई कोर्ट में आपको कोई भी, आपको जो भी फैसला मिला, ठीक है, अब कोई सिविल केस आपका था या फिर कोई भी क्रिमिनल केस, आप उससे संतुष्ट नहीं है, ठीक है, आपके पास ऐसे एविडेंस है जो आपको लगता है कि हम सही है, तो आप इसको, इनका जो भी डिसीजन आया, इस डिसीजन को आप ले जाकर के अपर कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट से अपर कोर्ट कहाँ, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई मैटर है, संवैधानिक मामला है, कोई सिविल केस है या कोई क्रिमिनल केस है या कोई स्पेशल लीव टू अपील है, यानी कि विशेष इजाजत से अपील है, तो ये आपका आर्टिकल 136 में ये सारे चार पावर है जो अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ये चार है। चार कौन कौन से सब्जेक्ट है, स्पेशल लीव, क्रिमिनल केस, सिविल केस और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मामला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चार वो केस जो आपका डायरेक्ट आपका कहाँ सुनवाई होगा, सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावे जो पावर है, तो देखिए एडवाइजरी जुरिडिक्शन मैंने बता दिया कि सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, अभी मैंने आपको बताया था कि पर आर्टिकल 143 मैंने आपको अभी बताया, ये रहा अधिकारिता, यही आपका एडवाइजरी पावर, ये मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला पावर है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137 याद करिए, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी, मान लेते हैं फैसला उन्होंने दिया, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा डाउट है कि कोई फैक्चुअल एरर हो रखा है, कोई प्रोसेस में यहाँ गलतियां है, तो उस जजमेंट को दोबारा रिव्यू किया जा सकता है। बड़ी बेंच की जज बनेगी, ठीक है ना, बड़े मतलब अधिक, जैसे कि 3 जज ने अगर कोई जजमेंट दिया तो उसके बाद 5 जज की बेंच बनेगी, उस 5 जज का जो भी फैसला आएगा, 3 जज का जो भी फैसला आया था उसके अपोजिट है, तो उसके फैसले को ये बड़ी जज जो बनी है, बड़ी बेंच की जो जज बनी है, उसके फैसले को क्या किया जा सकता है, ये बड़ी जज की जो बेंच है वो चेंज कर सकती है। रिट पावर, देखिए रिट पावर जो होती है, यह आपके फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि अगर मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो इस केस में आप जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, इनको रिट का एक पावर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को, दोनों के पास ये पावर है। आर्टिकल 32 के अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने की, और हाई कोर्ट के पास जो है आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट के पास ये पावर है रिट जारी करने की। मतलब ये है कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करती है, जैसे सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया, मौलिक अधिकार का हनन किया, तो इनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की क्या भाई पावर है। सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत, 32 के अनुसार, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। हाई कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल, 226 के अनुसार। ये कहां से लिया गया, रिट सोर्स से। 5 रिट कौन सा है, हैवियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोरी है, को वारंटोई। ये मैं आपको पांचों समझाऊंगा जब हाई कोर्ट हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसके बाद एक और पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी अभिलेख न्यायालय, यानी कि जो भी लोअर कोर्ट है वो जो भी डिसीजन देंगे अपर कोर्ट के डिसीजन को एक रिकॉर्ड मान करके ही, ये मैंने भी आपको बता दिया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129, ठीक है, ये मैंने आर्टिकल 129 में बताया भाई। रिट पावर तो आपका हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट किस में जाएगा, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट है तो 226 के अनुसार। इसके बाद आपका न्यायिक जुडिशियल रिव्यू किस में था, आर्टिकल 137 में, और सलाहकारी जो एडवाइस ले सकता है आपका प्रेसिडेंट, आर्टिकल 143 में, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। चलिए, तो ये आपका जुडिशरी सिस्टम पूरा खत्म होता है, एप्लीकेशन में आपका नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। सारी चीजें उम्मीद है कि समझ में आई होगी। एक बार फटाफट हम लोग यहाँ पे फटाफट चीजों को रिवीजन करते हैं। चलिए, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का एक प्रावधान है भाई, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 33 अदर जजेस हैं, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में हुआ था। 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1937 में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली स्थापित कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था, और फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। और यही फेडरल कोर्ट 26 जनवरी 1950 को क्या कहा, बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 में क्या बोला गया है, जजमेंट, जज की जो भी अपॉइंटमेंट होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस को अपॉइंट करेगा तो प्रेसिडेंट, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके एडवाइस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और बाकी जजेस किसके एडवाइस में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस में। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 जो है आपकी एलिजिबिलिटी की बात की गई है, सिटीजन होनी चाहिए भारत के, लेस देन 65 ईयर होने चाहिए, 5 साल या तो आप हाईकोर्ट में जज रहे हो या 10 साल आपने कम से कम मिनिमम हाईकोर्ट में आपने प्रैक्टिस किए हो। आर्टिकल 125 क्या बोला, आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की गई है, जो आपके संविधान के अनुसूची 2 में मेंशन की गई है भाई। इसके बाद आर्टिकल 126 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी कारणवश अगर अनुपस्थित है तो उनके जगह में क्या किया जाएगा, आर्टिकल 126 में प्रावधान है, जो भी सीनियर मोस्ट जज है उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। बाकी ये सारे एडॉक जज वगैरह ये सब हो गया भाई, पावर भी क्लियर है।
चलिए मिलते हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लासेस में इन्फ्लेशन स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। चीज़ों को समझेंगे। इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुद्रास्फीति या जिसको आप महंगाई कहते हैं, वहां से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन क्वेश्चन वहां से आपके बनते तो है, लेकिन आपसे बनते नहीं है। बनते इसलिए नहीं है कि क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और कंसेप्ट पे आधारित है भाई वहां पे सारा क्वेश्चन। उसकी भी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा अभी क्लास में। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।